65 की जंग है, 48 की जंग है। तो ये एक कंटिन्यू अमल है हिंदुस्तान का एज ए स्टेट पॉलिसी। फिर हम बात करने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हम फोन करते हैं, वो फोन रिसीव नहीं करते। कि आप देख लें कि यूएई से जो पाकिस्तान की फ्लाइट्स हैं, कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से वो रोक दी गई हैं, लेकिन इंडिया से कोई फ्लाइट नहीं रोकी गई है। वहां की फ्लाइट्स चल रही हैं, जबकि वहां पर तकरीबन कोई 90 लाख इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस मौजूद हैं और हमसे बहुत बहुत बदतर सूरत हाल है, लेकिन फिर भी इस किस्म की कोई फ्लाइट सस्पेंशन नहीं। और ये एक मिसाल नहीं है, इस तरह की मुतअद्दिद मिसालें आपको मिलेंगी, सिर्फ इसलिए कि वो एक बहुत बड़ी। पाकिस्तान बहुत बार बात कर चुका है, लेकिन मजाल है आलमी इदारों की तरफ से कोई भी स्टेप, कोई भी इनिशिएट हमारे सामने आया हो। अब चूंकि बैनुल-अक़वामी तंजीमें खुद इस तरह की बात कर रही हैं, माहिरीन इस तरह की राय दे रहे हैं, हम कोई पेशरफ दे सकते हैं आलमी मंजरनामे पर? मैं आपको वापस ले चलता हूँ मनमोहन की बहुत मोहनी बातों से इंदिरा गांधी की तरफ, जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने के लिए अपनी फौज भेजी पाकिस्तान के इलाके के अंदर। फिर 65 की जंग है, 48 की जंग है। तो ये एक कंटिन्यू अमल है हिंदुस्तान का एज ए स्टेट पॉलिसी। कभी कभी वो मुज़ाकरात पे आ जाते हैं, कंपोजिट डायलॉग पर, कभी उससे फरार अख्तियार कर लेते हैं और फिर कहते हैं हम बात नहीं करेंगे। फिर हम बात करने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हम फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन रिसीव नहीं करते। तो मेरा ख्याल ये है कि भारत को खुली छूट दे दी गई है। ओबामा को जब पता था उस वक्त ये कि भारत में जेनोसाइड होने वाला है, तो ओबामा ने क्यों कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी ताकत थी दुनिया की, सबसे बड़ा ताकतवर प्रेसिडेंट, तकरीबन मुत्तफ़िक़ा प्रेसिडेंट अमेरिका का, जिसकी पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रांग थी ह्यूमन राइट्स की तरफ। डेमोक्रेट्स बहुत ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, कुछ नहीं किया उन्होंने। और अभी भी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत होगा। और जहाँ तक आलमी तंजीमों का है, ये अपनी रिपोर्ट्स बनाती रहेंगी, आपको देती रहेंगी, हमें गुस्सा दिलाती रहेंगी और ये बार थपकी मिलती रहेगी कि अभी ना घबराओ, दस्तक हो रही है शहर की, शहर आने वाली है। शहर मुझे लगता नहीं आने वाली है, अंधेरा बहुत शदीद है, लेकिन एक मुझे उम्मीद की किरण नज़र आती है। भारत में भारतीय शहरियों की अपनी स्ट्रगल जो जारी है, वहाँ सेकुलरिज्म के जानने वालों की अपनी स्ट्रगल। गाँव में भी जो जोरावर बंदा होता है, चौधरी उस पर हाथ नहीं डालता। तो बदकिस्मती से इंडिया चूँकि एक बड़ा मुल्क है और फिर यह है कि आईटी पावर है एक, उसकी वजह से बहुत सारे ममालिक के इंटरेस्ट जो हैं उससे वाबस्ता हैं। तो चश्मपोशी इख्तियार किए हुए थे। बड़ा अच्छा हुआ ये रिपोर्ट सामने आई और कहीं ना कहीं कोई रिपल इम्पैक्ट तो ज़रूर होगा, क्योंकि अगर इंडिया का दानिशमंद और दानिश्वर तबका ये समझता है कि इंडिया को बचाना है, इंडिया के सेकुलर इमेज को बचाना है जो कि बड़ी तेज़ी से डिस्टॉर्ट हो रहा है, तो उन्हें आवाज़ उठानी पड़ेगी। और कुछ आवाज़ें उठ रही हैं, जैसे अरुंधति राय बड़ी आवाज़ें उठा रही हैं और इस तरह के बहुत से लोग, बहुत सारे फिल्म स्टार बहुत आवाज़ें उठ रही हैं। अलबत्ता मुझे इंटरनेशनल कम्युनिटी से कोई ख़ास जो है वो एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मोना बुखारी साहब ने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी रिपल इम्पैक्ट तो दे सकती है, लेकिन जो सॉलिड इम्पैक्ट है वो इंडिया के अपने अंदर से ही आएगा। लेकिन फिर भी आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से कुछ तवक्कुआत रख रही हैं? देखिए जी, भारत में दहशतगर्द भिजवा दिए, जैश के लोग भिजवा दिए पाकिस्तान ने, तो मतलब इस किस्म की मज़हका खेज किस्म के वो करते रह रहे हैं क्लेम्स, क्योंकि वो उस चीज को, उस एम्बेरसमेंट को काउंटर करना चाहते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर मुझे वाकई कोई तवक्को नहीं है, बल्कि मैं इसमें एक इजाफा ये करना चाहूंगी कि आप देख लें कि यूएई से जो पाकिस्तान की फ्लाइट्स हैं, कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से वो रोक दी गई हैं, लेकिन इंडिया से कोई फ्लाइट नहीं रोकी गई है। वहां की फ्लाइट्स चल रही हैं, जबकि वहां पर तकरीबन कोई 90 लाख इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस मौजूद हैं और हमसे बहुत बहुत बदतर सूरत हाल है, लेकिन फिर भी इस किस्म की कोई फ्लाइट सस्पेंशन नहीं। और ये एक मिसाल नहीं है, इस तरह की मुतअद्दिद मिसालें आपको मिलेंगी, सिर्फ इसलिए कि वो एक बहुत बड़ी मंडी है, वहां की आबादी बहुत ज्यादा है और वहां बड़े फाइनेंशियल इंटरेस्ट लोगों के आके जुड़ जाते हैं, जिसके बाद फिर काफी ममालिक फिर चुप्पी साध लेते हैं। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि आलमी इदारे इस पर नोटिस लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर आपका इशारा है कि अक़वाम मुत्तहिदा इसके ऊपर नोटिस लेगी, तो बिल्कुल नोटिस नहीं लेगी। ज़ाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन है? अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, रूस, इनके साथ तो जबरदस्त ताल्लुकात हैं। एक चीन है, वो अपनी तरफ से इसके ऊपर आवाज उठाता रहेगा, लेकिन चीन के अंदर अपनी भी कोई इंसानी हकूक की कोई हालात जो हैं कोई बहुत अच्छे नहीं है, तो इस वजह से उसकी भी आवाज में जो है वो इतना असर नहीं होगा। तीसरा ये कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है
कि जब अमेरिका में ओबामा सदर थे तो उस वक्त ये जो गुजरात किलिंग्स थी, आपको पता है ना, गूगल पे मैस किलिंग्स लिखें तो सर्च करें तो नरेंद्र मोदी का नाम आ जाता था सबसे ऊपर। तो उससे पहले ट्रैवल बैन था नरेंद्र मोदी के ऊपर अमेरिका में जाने के लिए। तो ये तो ट्रैवल बैन जब नरेंद्र मोदी मुंतखब हुए तो ओबामा के दौर में ही खुला था। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये जो आपने बात की कि एक बड़ी मंडी है और मफादात जुड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से ये जो कुछ मर्जी वहां पे होता रहे, कम से कम आलमी इदारों की जानिब से कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा कि उनकी कोई पॉलिसियां तब्दील हों। लेकिन ये जो इंटरनल इक्का दुक्का ये वॉइसेस लगती हैं, बहुत थिन है, बहुत कमजोर हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये फिर बढ़ती हैं और ये चेंज लेके आती हैं। लेकिन ये टाइम लगेगा। लेकिन मैं उन लोगों में से हूं जो ये उम्मीद रखते हैं कि ये चीजें, ये आवाजें आखिर में गालिब आएंगी। ब्रिगेडियर साहब, 20 करोड़ मुसलमानों की जिंदगियां स्टेक पर हैं। ये कोई पाकिस्तानी थिंक टैंक की तरफ से कोई रिपोर्ट मंजर यहां पर नहीं आई। वॉशिंगटन में ये बात हो रही है। जेनोसाइड वॉच के जो सरबराह हैं वो ये तज्जिया दे रहे हैं। उनका तज्जिया किसी न किसी हद तक भारतीय मुसलमानों के लिए किसी काम आएगा? आलमी इदारे टस से मस होंगे? ये दो चीजें आपके पहले जो पॉइंट आउट की गई और बड़ी करेक्टली पॉइंट आउट की गई, एक तो बाहर की ताकतों का रवैया और दूसरा इंडिया के अंदर के अपने हालात। अब देखिए, इंडिया के हालात समझने के लिए अब अगर आप देखेंगे तो मुसलमान कोई 200 मिलियन मुस्लिम्स हैं वहां पर, और अगर आप इसको एक कई सेपरेट स्टेट बन जाए तो वो पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क बनेगा। और इसके तो अब बात जरूरत की समझ की है। नरेंद्र मोदी पॉइंट आउट हो गया, अमित शाह पॉइंट आउट हो गया, योगी पॉइंट आउट हो गया इंटरनेशनल लेवल पे, बाराक ओबामा आप कहते हैं किताब में लिखता है। तो सिर्फ कोई वेस्टर्न वर्ल्ड तो नहीं है जिसने इसके ऊपर इंडिया को प्रेशराइज करना है। यहाँ पे एक मुसलमान दुनिया भी आबाद है। और ये मत कहें कि अगर बाहर से कोई प्रेशराइज नहीं करेगा तो इंडिया बड़ी मंडी है तो किसी के भी काम आएगा। हम भारतीय मुसलमानों की बात करें, अंदर से मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमें आलमी इदारों से जो तवक्कुआत रख रहे हैं उनको एक साइड पे इकट्ठे करके मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद जरूरी है। मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद जरूरी है क्योंकि मुस्लिम उम्मा कब्र की तरह खामोश है। उनके इंटरेस्ट है $20 बिलियन का, रिलायंस से वो कर लो, से कर लो, यहूदियों को वीजे के बगैर जो यहूदियों को वीजे के बगैर मिडिल ईस्ट में वो अपना यूए में बुला लो। तो आप मुझे बताएं कि जब एक कब्र की खामोशी, चले वो मुसलमान नहीं है। पहली बात तो ये कि मुझे पैनल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि 4 अफराद ने मुझसे इख्तलाफ किया और वो कहा कि आलमी इदारे अपना किरदार अदा करेंगे। मेरा अब भी कहना ये है कि अदा नहीं करेंगे आलमी इदारे। तो कहा कि नहीं, जहाँ तक मुस्लिम उम्मा की थोड़ा बहुत हल्का फुल्का शायद कर सकते हैं। चलिए कीजिएगा, क्रॉस लगा हुआ है। जहां तक मुस्लिम उम्मा का ताल्लुक है, मैं तो उसको तस्लीम ही नहीं करता कि मुस्लिम उम्मा मौजूद है। मुस्लिम उम्मा टुकड़े टुकड़े हो चुकी है, किरची हो चुकी है। वो जो एक हमने खूबसूरत वास बनाया था लाहौर OIC में, वो टूट गया। वो सब लोग कत्ल भी हो गए, मारे भी गए, खेत गए, और उसके बाद मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब वो जो डिवाइड आया है वो इकनॉमी की बेस पर आया है। वो डिवाइड आया है कि तेरे पास कितने पैसे हैं और तू कितना इन्वेस्ट कर सकता है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान तुझे क्या फायदा दे सकता है। तो ये सूरत हाल है। ना उम्मा है, ना आलमी उफक पे कोई राय आम्मा है, ना आलमी इदारे हैं। सब जगह मुनाफिकतें हैं, कारोबार है, तिजारत है। और ये वो मिडिल ईस्ट है जिसके लिए अरब इसराइल जंगों में पूरा अरब खित्ता मिलकर इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सका था। पाकिस्तानी पायलट्स यहां से गए थे। ये आपकी UAE की जो एयर फोर्स है ये पाकिस्तान ने बनाई, और इनके जो पहले 3-4 चीफ्स थे, एयर चीफ्स, वो सारे पाकिस्तानी थे। ईरान इराक की जंग हुई, 20,000 पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो सऊदी अरब में मौजूद थे। तो जाहिर है अब ये सारा तजारती पार्टनर, आपको पता है $70 अरब की रिफाइनरी लगा रहा है सऊदी अरब वहां पे। चौथा बड़ा तजारती पार्टनर है सऊदी अरब जो है इंडिया का। तो जाहिर है कि उनके इतने ज्यादा तजारती मफादात हैं और इस वजह से वो बोलते नहीं हैं। और 40% जो आपका ज़र मुबादला है इंडिया, जो पूरी दुनिया से $83 बिलियन आता है, उसमें से 40% मिडल ईस्ट में से आता है, और उस 40% में से 35% UAE और सऊदी अरेबिया सो इंडिया को मिलता है। तो वो हमारी जो उम्मत है वो इसी वजह से सोई है। ब्रिगेडियर साहब एक क्विकली कमेंट अपना ऐड कर दीजिए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ इकोनॉमी जरूर होती है, इकोनॉमी बाइलेटरल होती है। इकोनॉमी बाइलेटरल होती है। आप बाइलेटरल इकोनॉमी चलाएं, किसने मना किया है? दुनिया में कितने सारे ममालिक हैं जिनके अंदर इकोनॉमी भी चलती है, इशूज पे भी बात होती है। क्या इशूज पे बात करना भी अलाउड नहीं है?
इश्यूज पे बात उस वक्त होगी जिस वक्त आप कंपेल करेंगे किसी को बात करने के लिए। इकोनॉमी कौन रोकता है दुनिया? मैंने आपको कहा ना, ईस्ट तमीम की कौन सी इकोनॉमी थी? यूएनओ ने उसको आजाद कराया। क्यों आजाद कराया? इसलिए कि वहां पे क्रिश्चियन थे, रोहिंग्या मुस्लिम वाले चूंकि मुसलमान थे, 25,000 रोहिंग्या मुस्लिम लगे, कोई आवाज नहीं उठी। तो आपको कहीं ना कहीं जाके दरवाजे नहीं, अंदर से अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि इंडिया टूटेगा, तो आई एम सॉरी, नैरेटिव हिंदुत्व पे मबनी है। अगर वो नैरेटिव खरीदा जा रहा है तो आप भूल जाएं कि अंदर से कोई इंडिया टूटेगा या इंडिया से आवाज उठेगी। और जब तक आप उसको लेके आगे नहीं चलेंगे, और वैसे फॉरेस्टली प्रोएक्टिवली आप लेके आगे नहीं चलेंगे दुनिया की अपना हुकूमतों के पास, तो ये मुसलमान इसी तरह सफर करते रहेंगे और कश्मीर भी इसी तरह सफर करता रहेगा। सही, तो मुख्तसर ये कि मुस्लिम उम्मा को यहाँ पे कोई ना कोई रोल प्ले करना होगा। अंटिल अनलेस मुस्लिम इत्तेहाद की तरफ से अगर हम कोई पॉजिटिव रोल बनता हुआ नहीं देखेंगे, उस वक्त तक हम आलमी इदारों से कोई भी हमारी तवक्को रखना हमारे लिए बेसूत होगा। जब तक इकोनॉमी का ये हम देख रहे हैं कि एक शेल है और उस पर राज कर रहा है भारत, जिस तरह से उसकी बहुत सारे ट्रेड और उसके तजारती मफादात दूसरे ममालिक के साथ जुड़े हैं।